Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 27th September 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about Ladakh-based activist Sonam Wangchuk, who has been detained under National Security Act. This topic is important from our syllabus GS paper 2 polity and governance point of view. नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के बारे में देखते हैं सबसे पहले। ये एक प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है जिसको लाया गया था इन 1980। देखिए, भारत के अंदर किसी को अगर डिटेन किया जाता है, यानी कि अगर कैद किया जाता है, जेल में रखा जाता है फॉर द टाइम बीइंग, तो वो दो पर्पसेस से हो सकता है। एक हो सकता है फॉर प्यूनिटिव मेजर्स, कि आपने कुछ क्राइम किया है, अब उस क्राइम का आपके ऊपर एलिगेशन लगा हुआ है, आपके ऊपर आरोप है, तो भी आपको डिटेन किया जा सकता है जब तक केस चल रहा है। या फिर आप अब प्रूफ हो चुका है कि यू आर गिल्टी, आपने वो क्राइम किया है, वो कोर्ट में साबित हो चुका है, अब आपको सज़ा काटने के लिए जेल में रखा गया है। इन दोनों पर्पसेस से जब आपको डिटेन किया जाएगा, किसी भी इंसान को डिटेन किया जाएगा, तो उसको कहा जाएगा प्यूनिटिव मेजर्स डिटेंशन। कोई क्राइम किया है या तो उसका आरोप है आपके ऊपर, देयर इज़ एन एलिगेशन, या फिर द एलिगेशन हैज़ बिन प्रूफ, दैट मीन्स यू हैव बिन प्रूवन गिल्टी। दोनों केसेस में अगर आपको डिटेन किया जाता है तो दैट इज़ प्यूनिटिव मेजर्स। लेकिन उसके अलावा प्रिवेंटिव मेजर्स के अंतर्गत भी डिटेन किया जा सकता है किसी इंसान को भारत में। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होता है? जिसमें आपने कोई क्राइम किया नहीं है अभी तक, ये सरकार अथॉरिटीज़ भी मान रही हैं कि आपने कोई क्राइम किया नहीं है, but there is a possibility that you may commit some crime in future. So in order to prevent that possible crime in future, sometimes a person can be detained. इस तरह के डिटेंशन को कहा जाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन करने के लिए अलग अलग कानून बनाए गए हैं अलग अलग पर्पसेस से। उसी में से एक प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, which empowers the government to detain individuals in order to prevent them from acting in any manner which could be threat to national security, public order या maintenance of essential supplies and services। जैसे कि मान लीजिए आप प्लान कर रहे हो अपने दोस्तों के साथ ग्रुप बना करके चलो रोड जाम कर देंगे, तो यू मे हिंडर मेंटेनेंस ऑफ एसेंशियल सप्लाईज एंड सर्विसेज। उस केस में इसके पहले कि आप रोड जाम करें, आपको डिटेन किया जा सकता है अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। अब नेशनल सिक्योरिटी एक्ट इज ऑल्सो ए प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, जिसके अंतर्गत एक इंसान को 12 महीने तक डिटेन करके रखा जा सकता है विदाउट ट्रायल। प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में आपने अपने पॉलिटी के बेसिक लेक्चर्स में भी सुना होगा। आर्टिकल 22 जब आप पढ़ते हैं तो आर्टिकल 22 इज़ एसेंशियली अ फंडामेंटल राइट विच प्रोवाइड्स सिक्योरिटी या राइट्स अगेंस्ट एनी आर्बिट्ररी डिटेंशन। आपको बिना किसी वजह के, बिना किसी कारण के डिटेन नहीं किया जा सकता। लेकिन उसी आर्टिकल 22 के सब क्लॉज 4 में लिखा है कि अ पर्सन कैन बी डिटेन्ड अंडर सम प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज इफ अ लॉ इन दैट डायरेक्शन हैज़ बिन मेड बाय द पार्लियामेंट। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन किया जा सकता है, ऐसा आर्टिकल 22 में लिखा गया है। आपको अननेसेसरी अनड्यूली डिटेन नहीं किया जा सकता, बट इनडायरेक्टली द अथॉरिटीज़ हैव बीन अलाउड टू मेक अ लॉ फर्स्ट ऑफ ऑल, and then according to that law they can detain an individual under preventive detention provisions। तो उसी के अंतर्गत ये कानून है, और इस कानून नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में एक इंसान को 12 महीने तक डिटेन किया जा सकता है विदाउट ट्रायल। द डिटेनी कैन बी हेल्ड फॉर 10 days विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड ऑफ द चार्जेस अगेंस्ट देम। आपको किस चार्जेस के लिए डिटेन किया जा रहा है, आप क्या कर सकते हैं, किस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए आपको डिटेन किया जा रहा है, वो भी आपको 10 दिनों तक सरकार को बताने की ज़रूरत नहीं है। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट बोथ कैन डिटेन इंडिविजुअल्स अंडर दिस एक्ट। और ये जो कानून है, ऑफ कोर्स लाइक अदर डिटेंशन लॉ, इट इज़ देयर इन ऑर्डर टू एंश्योर नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर एंड एंश्योर सप्लाई ऑफ एसेंशियल सर्विसेज। लेकिन मेनली इसका जो इस्तेमाल किया जाता है इन जनरल एस्पायोनेज एक्टिविटी, सैबोटेज, टेररिज्म, स्मगलिंग, इन सब को रोकने के लिए किया जाता है। दूसरे देश के स्पाई हमारे अगर देश में आकर के काम कर रहे हैं, अब अगर हमारी अथॉरिटीज़ को शक हो जाता है या पता भी चल जाता है कि एक पाकिस्तान का स्पाई है, जासूस है,
तो अब उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने तक इंतजार नहीं करेंगे, उसको डिटेन कर लेंगे पहले, क्योंकि मामला नेशनल सिक्योरिटी का है। तो इन सब केसेस में इस तरह के कानून काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। लेकिन इस कानून का थोड़ा क्रिटिसिज्म भी है। ऑफ कोर्स जब भी कोई कानून होगा जो नेशनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए होगा, तो देयर विल ऑलवेज बी सम पॉसिबिलिटी ऑफ मिसयूज एज वेल, कि किसी जेन्युइन क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट, जेन्युइन डिसेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट को भी सप्रेस करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। आर्टिकल 22 विच essentially talks about protection against arbitrary detention, it itself indirectly provides provision for preventive detention। तो वो भी एक क्रिटिसिज्म है कि आप indirectly preventive detention वर्ड लिख देते हैं फंडामेंटल राइट के अंदर, तो authorities get immense amount of power to detain an individual under preventive detention law। और कहीं ना कहीं ये जो preventive detention है, it suppresses one of our fundamental right that is guaranteed under Article 19, right to freedom of speech and expression। It also suppresses our fundamental right guaranteed under Article 21, right to life and liberty। तो ये सब कुछ कंसर्न्स हैं विथ रिस्पेक्ट टू एप्लीकेशन ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। अब करंट न्यूज़ देखते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि लद्दाख के अंदर स्टेटहुड एंड शेड्यूल स्टेटस डिमांड के लिए वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, विच इज़ बीइंग लेड बाय सोनम वांगचुक जी, हु इज़ एन एक्टिविस्ट, लद्दाख बेस्ड एजुकेशनल एंड क्लाइमेट बेस्ड एक्टिविस्ट। उस प्रोटेस्ट के दौरान थोड़ा वायलेंस हो गया जिसमें 4 लोग मारे गए, एंड नाउ सोनम वांगचुक हैज़ बीन डिटेन्ड अंडर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। कल के न्यूज़पेपर एनालिसिस में मैंने आपको बताया था कि उनके ऑर्गेनाइजेशन का FCRA लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है। अब आज उनको डिटेन कर दिया गया है अंडर NSA। ऑफ कोर्स उनको ये भी नहीं बताया गया, उनके फैमिली मेम्बर्स को भी नहीं बताया गया है कि किस ग्राउंड पे क्यों उनको डिटेन किया गया है। 10 दिन तक का समय है अथॉरिटीज़ के पास। उनके जो सपोर्टर्स हैं वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि सरकार उनकी आवाज़ को दबाने के लिए NSA का मिसयूज़ कर रही है, ऐसा क्रिटिसिज्म है। अब देखते हैं आगे क्या होता है इस मामले में, बट द न्यूज़ इज़ दैट ही हैज़ बीन डिटेन्ड। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज़ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन। Next topic is about Armed Forces Special Powers Act 1958. Important from our syllabus GS paper 3 internal security point of view. Armed Forces Special Powers Act, ये नाम से ही जैसा आपको समझ आ रहा है कि इस कानून की मदद से हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पावर्स दिए जाते हैं इन सर्टेन एरियाज। तो अगर किसी भी एरिया में लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाता है तो उस एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर किया जा सकता है बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और एक बार जब उस एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर दिया गया अंडर दिस एक्ट, आफ्स्पा शॉर्ट में कहते हैं इसको, तो उसके बाद वहाँ पे जो हमारे आर्म्ड फोर्सेज हैं उनको थोड़े से एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पावर मिल जाते हैं इन ऑर्डर टू रीस्टोर नॉर्मलेसी। वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को रीस्टोर करने के लिए हमारे आर्म्ड फोर्सेज को थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पावर मिल जाता है। तो ये कानून लाया ही गया है किसी भी एरिया में अगर लॉ एंड ऑर्डर का डिस्टर्बेंस होता है, वायलेंस होता है, तो वहाँ पे अपने आर्मी को थोड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर दे करके या बाकी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनको थोड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर दे करके वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर किया जाए। आज़ादी से पहले ब्रिटिशर्स हैड इंट्रोड्यूस्ड आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट इन 1942 इन ऑर्डर टू सप्रेस क्विट इंडिया मूवमेंट। आज़ादी के बाद 1958 में वापस से हमारे पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया, थोड़ा प्रोविजंस बदल करके कानून बनाया। 1958 में मेनली ये कानून लाया गया था इन ऑर्डर टू सप्रेस इंसर्जेंसी दैट स्टार्टेड इन नागालैंड। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से आपको याद रखना है कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट बिल को प्रपोज किया था पार्लियामेंट में GB पंत साहब ने। अब थोड़े से प्रोविजंस देखते हैं आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के, कैसे हमारे आर्म्ड फोर्सेस को थोड़े स्पेशल पावर्स मिलते हैं। तो इस एक्ट के अंदर है सेक्शन 4 विच ऑथोराइजेस एन ऑफिसर to open fire at any individual even if it results in death if the individual violates law। तो इस कानून का अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में एप्लीकेशन होता है, जैसे किसी भी एरिया में आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट कैसे लगेगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स पहले डिक्लेयर करेगी उस एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया, फिर
वो अनाउंस करेगी कि नाउ दिस एरिया इज़ अंडर आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। एक बार जब वो एरिया आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के अंतर्गत आ जाता है तो देयर वुड बी सर्टेन नॉर्म्स रेगुलेशन, जैसे कि 5 लोग एक साथ एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते। ऐसा अगर एक एक्सप्रेस ऑर्डर निकाला जाता है, कर्फ्यू है, मान लीजिए 5 लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते और उसके बावजूद भी 6, 8, 10 लोग एक जगह इकट्ठा हैं, तो उस केस में द आर्म्ड फोर्सेस हैव दिस टाइप ऑफ पावर कि दे कैन ओपन फायरिंग इवन इफ दैट फायरिंग लीड्स टू डेथ ऑफ इंडिविजुअल्स। सेक्शन 5 ऑथराइजेस an officer to arrest without warrant या सीज एंड सर्च अ प्रीमाइसेस विदाउट एनी वारंट। तो ये सब जनरली क्या होता है कि आपको किसी को अरेस्ट करना है, इफ़ यू आर एन इन्फोर्समेंट ऑफिसर, आपको अरेस्ट करना है तो आपको एक वारंट चाहिए। किसी घर में सीज या सर्च करना है तो आपको वारंट चाहिए, लेकिन इस केस में कोई वारंट नहीं चाहिए होता है। अगर आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट एक पर्टिकुलर एरिया में लगा हुआ है तो वहाँ के आर्म्ड फोर्सेस को इन एक्टिविटीज़ के लिए कोई वारंट नहीं चाहिए। सेक्शन 6 individuals who have been taken into custody needs to be handed over to the nearest police station as soon as possible। ये शब्द थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए, हमने पिछले टॉपिक में भी डिस्कस किया अबाउट आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कहता है कि देयर शुड बी प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी डिटेंशन। आपको अनड्यूली इलीगल तरीके से डिटेन नहीं किया जा सकता। लेकिन आर्टिकल 22 में, जैसा कि हमने पिछले आर्टिकल में या टॉपिक में डिस्कस किया था, दैट देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस, वो तो हैं ही है, बट आर्टिकल 22 में एक स्पेसिफिक बात लिखी गई है कि मान लीजिए कि अगर आपको डिटेन किया जाता है, आपको पुलिस अरेस्ट करती है, वारंट दिखा करके भी अरेस्ट करती है। अब पुलिस को आपको मजिस्ट्रेट के सामने रखना होगा विद इन 24 आवर्स। आपको कोई भी इन्फोर्समेंट एजेंसी, कोई भी इन्फोर्समेंट ऑफिसर डिटेन करता है अंडर एनी लॉ, तो वो आपको डिटेन करके अरेस्ट करके नहीं रख सकता है बियॉन्ड 24 आवर्स। 24 घंटे के अंदर आपको प्रेजेंट किया जाएगा इन फ्रंट ऑफ अ मजिस्ट्रेट, और जब वो मजिस्ट्रेट परमिशन देगा देन बियॉन्ड दैट यू कैन बी डिटेन्ड। 24 घंटे तक आपको बिना किसी मजिस्ट्रेट परमिशन के डिटेन किया जा सकता है, लेकिन उसके आगे आपको मजिस्ट्रेट परमिशन के बाद ही डिटेन किया जा सकता है। ये गारंटी दी गई है आर्टिकल 22 में। तो आर्टिकल 22 प्रोवाइड्स अस प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी डिटेंशन। उसी के अंतर्गत लिखा है कि अगर हमें डिटेन किया जाता है तो हमें एक मजिस्ट्रेट के सामने रखा जाएगा, और मजिस्ट्रेट जब फर्दर अप्रूवल देगा तभी हमें 24 घंटे के आगे डिटेन किया जा सकता है। लेकिन अब आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट में जो सेक्शन 6 है, उसने क्या कहा कि अगर आर्म्ड फोर्सेज किसी इंसान को डिटेन करती हैं तो वो उस इंसान को लॉ एंड ऑर्डर वायलेट करने के लिए डिटेन कर रही हैं, तो वो उस इंसान को अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में देंगी, हैंड ओवर करेंगी एज सून एज पॉसिबल। इसमें 24 घंटे का प्रोविज़न है ही नहीं। अब एज सून एज पॉसिबल वर्ड इज वेरी एम्बिगुअस, ओपन टू इंटरप्रिटेशन। अब इसका एलिगेशन क्या लगता है कि एलिगेशन है, आरोप हैं कि आर्म्ड फोर्सेस बहुत बार कुछ लोगों को डिटेन करती है और उसको 6-6 महीने, 1-1 साल तक डिटेन किए रखती है, और उसको पुलिस को हैंड ओवर करती नहीं। तो कहीं ना कहीं हमारा जो आर्टिकल 22 के अंतर्गत अधिकार है दैट वी शुड नॉट बी डिटेन्ड बियॉन्ड 24 आवर्स विदाउट परमिशन ऑफ मैजिस्ट्रेट, वो वायलेट हो रहा है। आर्टिकल 22 का ये जो प्रोविज़न है कि 24 घंटे से ज़्यादा आपको डिटेन नहीं किया जा सकता, उसमें एक्सेप्शन भी है कि दिस राइट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर एनिमी एलियंस। ये नहीं कि पाकिस्तानी घुस आया भारत में, जासूसी कर रहा है, उसके बाद बोले कि नहीं नहीं हमको 24 घंटे ज़्यादा डिटेन नहीं कर सकते तुम विदाउट मजिस्ट्रेट परमिशन, ऐसा नहीं है। उस केस में इट इज़ नॉट एप्लीकेबल। सेकेंड, इट इज़ ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ अ लॉ वेयर इट इज़ स्पेसिफिकली रिटेन दैट दिस प्रोविजन कैन बी एग्जेम्प्टेड। तो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट में कहीं ना कहीं ये प्रोविज़न एग्जेम्प्ट हो रहा है, इंसान को 24 घंटे से ज़्यादा डिटेन करके रखा जा सकता है। आई जस्ट होप आप ये मामला समझ रहे हैं। तो ये सब एक स्पेशल पावर्स है हमारे आर्म्ड फोर्सेस के। ओपन फायरिंग कर सकते हैं इवन इफ इट लीड्स टू डेथ, किसी को अरेस्ट कर सकते हैं, सीज एंड सर्च कर सकते हैं विदाउट वारंट, और किसी को डिटेन करके रख सकते हैं 24 घंटे से भी ज़्यादा। इवन दो इट इज़ अ फंडामेंटल राइट, बट आर्म्ड फोर्सेस को इनडायरेक्टली पावर मिला हुआ है कि दे कैन डिटेन एन इंडिविजुअल बियॉन्ड 24 आवर्स।
क्योंकि आर्टिकल 22 में ही एक्सेप्शन है कि अगर कानून है इस डायरेक्शन में तो फिर आर्टिकल 22 का ये 24 घंटे वाला प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। तो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट वाला कानून जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर दे देता हमारे आर्म्ड फोर्सेस को। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। अब दिक्कत क्या है कि ये जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स हैं, जब भी किसी के पास बहुत ज़्यादा ताकत होगी तो उस ताकत के मिसयूज की भी संभावना हमेशा बनी रहेगी। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सब लोग अच्छे होंगे नहीं, कोई ना कोई ऐसा होगा जो उस पावर को मिसयूज कर देगा। ऐसे कंसर्न सामने निकल करके आ रहे हैं। सिंस आर्म्ड फोर्सेस हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स, तो समटाइम्स द पॉसिबिलिटी या एलिगेशंस ऑफ मिसयूज आल्सो हैव कम अप। जैसे आर्टिकल 22 वाली ही बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले इसी के मिसयूज की बात कर लेते हैं, जो पॉइंट नंबर 2 है। बहुत बार होता क्या है, ऐसे एलिगेशंस हैं, आरोप हैं आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर कि ये लोगों को अरेस्ट कर लेते हैं, उनको मार देते हैं और फिर हैंड ओवर भी नहीं करते पुलिस स्टेशन को, बोलते हैं हाँ वी विल हैंड देम ओवर, क्योंकि यहाँ पे कोई टाइमलाइन तो है नहीं। इस पे एक फिल्म बनी थी हैदर, जिस पे डिसअपियर्ड पीपल, कई सारे लोग जम्मू कश्मीर में ऐसे परिवार हैं जो क्लेम करते हैं कि हमारे परिवार के लोग डिसअपियर हो गए। माइंड इट, ये मैं बहुत ही सेंसिटिव बात डिस्कस कर रहा हूँ। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर एलिगेशंस की बात मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो मैं पहले ही कह दूँ, आई डोंट वैलिडेट एनी ऑफ दीज एलिगेशंस। ये बस प्रोविजंस, ये जो क्रिटिसिज्म है ये अलग अलग जगहों पे देखने को मिलते हैं, वो मैं बस बता रहा हूँ कि देयर हैव बीन क्रिटिसिज्म। डोंट टेक इट ऑन योर सेल्फ, इवन व्हेन यू आर राइटिंग एन आंसर, डोंट टेक इट ऑन योर सेल्फ कि यू आर क्रिटिसाइजिंग, बिकॉज इट्स अ सीरियस इशू। Simply say कि there have been certain types of criticism. For example, there have been issues of violation of human rights, cases of disappeared people. Why? Because there is possibly the misuse of the exception that 24 घंटे के अंदर आपको नहीं रखना है बिफोर द मजिस्ट्रेट, उसका मिसयूज करते हैं। उसके अलावा देयर हैव बीन केसेस ऑफ सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट वीमेन, ये भी एक एलिगेशन है, क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जिस एरिया में लगा हुआ है वहाँ पे अगर आर्म्ड फोर्सेस के लोग अगर कोई मिसट्रीटमेंट भी करते हैं किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट, तो उनके खिलाफ केस जो है वो लोकल कोर्ट में नहीं जा सकता। वो केस जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑथोराइज करेगी, तभी उनके खिलाफ केस लिया जा सकता है, पहली बात तो। और वो भी स्पेशल कोर्ट्स में जाएगा, कोर्ट मार्शल में जाएगा। तो मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर मिला हुआ है, इवन इफ दे कमिट एनी एट्रोसिटीज़, ऐसे एलिगेशंस हैं। तो होता क्या है, क्रिटिसिज्म है कि मैनी आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल्स हैव इंगेज इनटू सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वीमेन। एक 2004 में बड़ी दुखद घटना हुई थी। अप्रॉक्सीमेटली 30 women from Manipur marched naked in Imphal city with a banner that Indian Army rape us. So, in order to protest against sexual harassment. Again, I'm saying it's an allegation. ये फोटो आपको सोशल मीडिया, आपको गूगल वगैरह पे मिल जाएगा। इसमें कितनी सच्चाई है मैं उसको वैलिडेट नहीं कर रहा, बट ये सब क्रिटिसिज्म है। सेक्सुअल हरासमेंट की क्रिटिसिज्म है बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर। ह्यूमन राइट्स के क्रिटिसिज्म है बिकॉज ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर। और एक प्रॉब्लम तो होगा ही, जिस एरिया में भी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगेगा वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होगा, क्योंकि जब भी कहीं पे भी सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत ज़्यादा होते हैं, वो हर चीज़ पे सवाल जवाब करेंगे। आप कहाँ से आ रहे हो, रात को 8 बजे कहीं से आ रहे हो तो आपसे सवाल जवाब होगा, कहाँ से आ रहे हो, क्यों घूम रहे हो यहाँ पे। तो ऐसे जगहों पे फिर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जो है कहीं ना कहीं सप्रेस होती हैं, क्योंकि बिजनेसेस जो है वहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहते। तो एक इकोनॉमिक इशूज़ भी है जिस कारण से लोकल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कॉम्प्रोमाइज़ होता है। तो ये एक जनरल कंसर्न है विथ रिस्पेक्ट टू आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। और एक दो जो है स्पेसिफिक कंसर्न है विथ रिस्पेक्ट टू कंडक्ट ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है, अब इतने सारे क्रिटिसिज्म भी आने लगे आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के। ये जो एलिगेशंस हैं ये सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे एलिगेशंस नहीं हैं, इसको लेकर के फिर भारत सरकार की कमिटीज़ या कमीशंस भी बनाए गए हैं, क्योंकि बहुत सारे इस तरह के एलिगेशंस आने लगे, आरोप आने लगे। तो एक जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी कमेटी बनाई गई साल 2004 में, उसने साफ साफ रिकमेंड किया कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को रिपील कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर कंसर्न है, इशू है, तो उसके लिए ऑलरेडी हमारे पास एक प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, उसी में थोड़ा मॉडिफिकेशन कर दीजिए। वाई यू नीड टू हैव सच ए स्ट्रिंजेंट लॉ, ये रेकमेंड किया जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी कमेटी ने। Second, ARC in its 5th report also recommended that Armed Forces Special Power Act should be repealed because of its possibility of misuse. Justice J.S. Verma Committee
ये बनाई गई थी दिसंबर 2012 में, राइट आफ्टर निर्भया केस। निर्भया केस आई होप आपको याद होगा, ये दर्दनाक घटना दिसंबर महीने 2012 में हुई थी, वेयर atrocious brutal activities, sexual misconducts were committed by 5-6 individuals against गर्ल निर्भया। उनको निर्भया उनका रियल नाम नहीं था, उनको निर्भया बाद में नाम दिया गया था, आउट ऑफ रिस्पेक्ट उनको नाम दिया गया था। तो निर्भया केस के बाद एक कमेटी बनाई गई, जस्टिस JS वर्मा कमेटी। इस कमेटी को मैंडेट दिया गया, काम दिया गया कि आप रेकमेंड करें उन कानूनों में बदलाव, क्रिमिनल लॉज में बदलाव, जिससे वीमेन की सेफ्टी इंश्योर हो। तो जस्टिस JS वर्मा कमेटी ने कई सारे रिकमेंडेशंस दिए, उसमें से एक रिकमेंडेशन दिया कि ये जो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट्स के अंतर्गत आर्म्ड फोर्सेस को प्रोटेक्शन मिला हुआ है इवन इन केस ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस, वो प्रोटेक्शन हटा देना चाहिए। अगर सेक्सुअल वायलेंस का मामला है तो उस केस में उनके खिलाफ नॉर्मल कोर्ट में केस जाना चाहिए और नॉर्मल लोगों की तरह कार्रवाई होनी चाहिए। ये रेकमेंड किया था जस्टिस JS वर्मा कमेटी ने। बट अभी कई सारे कमिटीज कमीशंस के रिकमेंडेशन के बाद भी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट अप्लाइज इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री विदाउट एनी मैनी चेंजेस। वो उतने ही स्ट्रिंजेंट तरीके से अभी भी एप्लीकेबल है। रीजन सिंपल है, इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज जो हैं अभी भी कई सारे जगहों पे हैं, तो इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस से डील करने के लिए अभी भी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को अप्लाई किया हुआ है कई सारे जगहों पे। दो देयर हैज़ बीन क्रिटिसिजन दैट इट इज़ अ ड्रैकोनियन लॉ और स्ट्रिंजेंट लॉ, इसको थोड़ा चेंज करना चाहिए, लेकिन अभी भी कई सारे जगहों पे एप्लीकेबल है। कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है वो भी ज़रा देखते हैं। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट आज के टाइम में मेनली जम्मू एंड कश्मीर एज वेल एज सम ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में एप्लीकेबल है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बात की जाए तो पार्ट ऑफ आसाम, स्पेशली अपर आसाम रीजन में कहीं कहीं पे एप्लीकेबल है। उसके अलावा नागालैंड में है, मणिपुर में है, अरुणाचल प्रदेश में है, मेघालय में, त्रिपुरा में और मिजोरम में। ये पहले था बट अब रिमूव कर लिया गया है। अरुणाचल प्रदेश वगैरह में थोड़े थोड़े जगहों पे है, आसाम में भी पार्टली है, नागालैंड और मणिपुर में मोस्ट ऑफ द एरियाज आर अंडर आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। उसके अलावा जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर इज ए नाउ यूनियन टेरिटरी, उसमें आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगा हुआ है। बट जो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख है वहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट नहीं लगा है। ये ग्रीन कलर से पूरे एरिया को दिखाया गया है, बट सच्चाई ये है, मतलब ये थोड़ा मिसरिप्रेजेंटेशन है। लद्दाख वाले एरिया में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट इज़ नॉट एप्लीकेबल। न्यूज़ जो है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट किस किस एरिया में लगा रहेगा उसको हर 6 महीने में भारत सरकार को डिक्लेयर करना होता है कि कहाँ कहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है। ऐसा नहीं है कि वो एक बार अनाउंस करके छोड़ देंगे। तो हर 6 महीने पे न्यूज़ आता ही है कि इन एरियाज़ में भारत सरकार ने आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को और 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया है। ऐसा ही कुछ न्यूज़ है कि मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के कुछ एरियाज़ में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को 6 महीने के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया। दैट इज़ द न्यूज़, नॉट मच इंपॉर्टेंट, बट आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट से रिलेटेड एनालिसिस आई होप आपको समझ आया है। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट एनवायरमेंटल अकाउंटिंग ऑन फॉरेस्ट 2025 रिपोर्ट। ये जो टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है एंड एनवायरमेंट पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है, दोनों कॉन्टेक्स्ट में इम्पोर्टेंट है। एक बार ज़रा समझते हैं इस टर्म के बारे में, इकोसिस्टम सर्विसेज के बारे में। ये क्या होता है? इकोसिस्टम सर्विसेज सिंपली मीन्स द बेनिफिट्स दैट वी ह्यूमंस डिराइव फ्रॉम आवर नेचुरल सराउंडिंग या इकोसिस्टम अराउंड अस। 4 तरीके के बेनिफिट्स हैं बेसिकली, जिनको 4 सर्विसेज भी कहते हैं, दैट वी गेट फ्रॉम द इकोलॉजी अराउंड अस या इकोसिस्टम अराउंड अस। पहला है प्रोविजनिंग सर्विसेज। प्रोविजनिंग सर्विसेज मतलब द प्रोडक्ट दैट वी गेट फ्रॉम इकोसिस्टम, टिम्बर, नॉन टिम्बर प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल जो हमको मिलते हैं, फिशेज एंड ऑल, ये सब क्या कहे जाएंगे? प्रोविजनिंग सर्विसेज, जो इकोसिस्टम हमें प्रोवाइड करता है। दूसरा है रेगुलेटिंग सर्विसेज। रेगुलेटिंग सर्विसेज का मतलब है जैसे कि ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को कर्व करना, मेनली CO2 को कन्वर्ट करना ऑक्सीजन में, ये एक तरीके की रेगुलेटिंग सर्विसेज है। तो नेचुरल फिनोमिनाज जिससे हमारा इकोसिस्टम बना रहे, फ्लड कंट्रोल, इरोजन प्रिवेंशन बिकॉज ऑफ ट्रीज, फ्लोराज एंड फौनास, ये सब कहे जाएंगे रेगुलेटिंग सर्विसेज। अगर ये सब ना हो
तो पूरा सॉइल इरोड हो जाए, हम खेती कहाँ करेंगे? अगर पेड़ पौधे ना हों तो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो रेगुलेटिंग सर्विसेज, कल्चरल सर्विसेज, रिक्रिएशन एक्टिविटी, इको टूरिज्म, हम घूमने जाते हैं नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया में, ये सब कहा जाएगा कल्चरल एंड एस्थेटिक सर्विसेज। सपोर्टिंग सर्विसेज, सपोर्टिंग सर्विसेज जैसे कि न्यूट्रिएंट साइकिल, पेड़ पौधे हैं, ये इनसे क्या होता है, ह्यूमस, इनके लीव्स वगैरह जो हैं सॉइल में मिलते हैं, सॉइल को फिर न्यूट्रिशन मिलता है, न्यूट्रिशन जब सॉइल को मिलता है तो फिर वहाँ से हम क्रॉप ग्रो करते हैं। उसके अलावा वाटर इवापोरेट होता है, इवापोरेट होकर के रेनफॉल के फॉर्म में आता है। तो ये सब अलग अलग जो साइकिल है, न्यूट्रिएंट साइकिल, वाटर साइकिल, इसको कहा जाता है सपोर्टिंग सर्विसेज। सपोर्टिंग सर्विसेज मतलब दो सर्विसेज दैट हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ द इकोसिस्टम। नदियाँ बह रही हैं, अब देखो अगर वाटर साइकिल ना हो तो नदियाँ रुक जाएंगी कि नहीं रुक जाएंगी? वाटर इवापोरेट ना हो, फिर स्नोफॉल ना हो, तो फिर ओवर पीरियड ऑफ टाइम नदियाँ ख़त्म हो जाएंगी नहीं हो जाएंगी? तो ये जो सर्विसेज होती हैं अलग अलग साइकिल, न्यूट्रिएंट साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, वाटर साइकिल, these are known as supporting services which help in maintaining the ecosystem. रेगुलेटिंग सर्विसेज और सपोर्टिंग सर्विसेज थोड़ा आपको कंफ्यूज कर सकता है, बट दोनों में अंतर है। अलग अलग साइकिल्स जो हैं, न्यूट्रिएंट साइकिल, कार्बन साइकिल, दे कम अंडर सपोर्टिंग सर्विसेज, वाटर साइकिल एंड रेगुलेटिंग सर्विसेज जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना, ऑक्सीजन को रिलीज करना। रेगुलेटिंग सर्विसेज ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को कर्ब करना, जिससे हमें जीवन में सीधा सीधा फायदा हो। इन सबको कहा जाता है रेगुलेटिंग सर्विसेज। तो रेगुलेटिंग सर्विसेज मतलब कार्बन सेक्वेस्टरेशन, फ्लड कंट्रोल, इरोजन, एंड सपोर्टिंग सर्विसेज मतलब न्यूट्रिएंट साइकिल, वाटर साइकिल, सॉइल फॉर्मेशन, ईटीसी। अब देखिए, ये तो बात हो गई अबाउट इकोसिस्टम सर्विसेज, जो अलग अलग बेनिफिट्स हमको इकोसिस्टम से मिलता है। अब भारत सरकार क्या करती है? भारत सरकार की जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जिसका काम है मेनली जीडीपी वगैरह कैलकुलेट करना, ये जीडीपी रिपोर्ट के अलावा एक रिपोर्ट और पब्लिश करती है जिसका नाम है इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग ऑन फॉरेस्ट रिपोर्ट। इस इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग ऑन फॉरेस्ट रिपोर्ट में होता क्या है? हमारा जो इकोसिस्टम है हमारे आसपास में, उससे हमको क्या फ़ायदा हो रहा है इन मॉनेटरी सेंस, जीडीपी में उसका कितना फ़ायदा है, वो मेजर करने की कोशिश करता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इन इट्स इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग ऑन फॉरेस्ट रिपोर्ट। क्वांटिफाइज द बेनिफिट, मॉनेटरी सेंस में निकालने की कोशिश करता है कि हमको कितना फ़ायदा हो रहा है फ्रॉम रेगुलेटिंग सर्विसेज, इस सर्विस से कितना फ़ायदा, प्रोविजनिंग सर्विसेज से कितना फ़ायदा। उसके अलावा यहाँ पे ये भी ट्रैक किया जाता है कि फॉरेस्ट एरिया ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बढ़ा या घटा, किस स्टेट में कितना बढ़ा कितना घटा। अब करंट न्यूज़ ये है कि इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग ऑन फॉरेस्ट report for year 2025 has been released by Ministry of Statistics and Program Implementation and this is 8th consecutive report। साल 2018 से ही ये हर साल आ रहा है ये रिपोर्ट। की फाइंडिंग्स ऑफ द रिपोर्ट ऑफ 2025 की बात की जाए तो फॉरेस्ट कवर हैज़ इंक्रीज्ड बाय 2.4% फ्रॉम 2010-11 टू 2021-22। प्रोविजनिंग सर्विसेज की बात की जाए कि व्हाट वी गेट फ्रॉम द इकोसिस्टम, तो इट कंट्रीब्यूट्स अबाउट 0.16% ऑफ आवर जीडीपी। रेगुलेटिंग सर्विसेज की बात की जाए कि जो भी रेगुलेटिंग एक्टिविटीज़ इकोसिस्टम करता है उसका हमारे जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है, तो दैट इज़ अबाउट 2.63% ऑफ द जीडीपी। तो ये है इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग ऑन फॉरेस्ट रिपोर्ट 2025 के कुछ इंपॉर्टेंट डेटा। अब ये जो इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग ऑन फॉरेस्ट रिपोर्ट 2025 वाली है, 2025 में जो रिपोर्ट आई है, इसमें नया क्या है? व्हाट इज़ न्यू इन दिस? वैसे तो ये साल 2018 से ही पब्लिश हो रहा है, पर 2025 वाले में नया ये है कि इट इज़ फर्स्ट डेडिकेटेड पब्लिकेशन बेस्ड ऑन यूनाइटेड नेशन सिस्टम्स ऑफ एनवायरनमेंट इकोनॉमिक अकाउंट्स फ्रेमवर्क। तो 2025 वाले रिपोर्ट में नया ये है कि यूनाइटेड नेशन का एक फ्रेमवर्क है, एक समझिए एक मॉड्यूल है, एक सजेशन है कि कैसे एनवायरमेंटल अकाउंटिंग होनी चाहिए। वो मॉड्यूल के हिसाब से पहली बार ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है। अदरवाइज 2018 से तो हमारी सरकार पब्लिश कर ही रही है, बट 2025 वाला रिपोर्ट में यूनाइटेड नेशंस के स्टैंडर्ड्स को पूरी तरीके से इनकॉर्पोरेट किया गया है। यूनाइटेड नेशंस का स्टैंडर्ड्स फॉर एनवायरमेंटल अकाउंटिंग का नाम है सिया, यूनाइटेड नेशंस सिस्टम्स फॉर एनवायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंट्स फ्रेमवर्क। इट वाज, ये अगर फ्रेमवर्क की बात की जाए यूनाइटेड नेशंस की, तो इट वाज डेवलप्ड इन द ईयर 2012
by United Nations, European Commission, Food and Agriculture Organization, IMF, वर्ल्ड बैंक एंड OECD। ये 6 इंस्टीट्यूशंस ने मिल करके ये फ्रेमवर्क दिया है कि दुनिया के अलग अलग देशों को कैसे अपने यहाँ पे इन्वायरमेंट रिलेटेड अकाउंटिंग करनी चाहिए। इसमें बेसिकली वही बात है, सम स्टैंडर्ड्स हैव बीन लेड डाउन that world countries must follow in order to do the environmental accounting या impact of environment in on their GDP। अब ये जो सिया फ्रेमवर्क है यूनाइटेड नेशंस वाला, इसको हमारे देश के अंदर 2018 में अडॉप्ट कर लिया गया था, बट उसके कुछ ही पार्ट को अडॉप्ट किए गए थे। 2025 वाला जो रिपोर्ट अभी पब्लिश हुआ है, इसमें सिया फ्रेमवर्क को पूरी तरह से अडॉप्ट कर लिया गया है। यूनाइटेड नेशन सिस्टम फॉर इकोनॉमिक environmental economic account framework has been fully adopted, that is new in this 2025 report। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। सवाल एक बार यूपीएससी ने पूछा था, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन जीडीपी, और इस डायरेक्शन में ग्रीन जीडीपी को मेजर करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं। बेसिकली ग्रीन जीडीपी होता क्या है, इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट ऑन जीडीपी को मेजर करने का जब भी हम की कोशिश करते हैं तो इसी को कहा जाता है ग्रीन जीडीपी। तो ये जो रिपोर्ट है ना, इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग ऑन फॉरेस्ट रिपोर्ट, इट इज़ नथिंग बट एन एक्ट टू क्वांटिफाई ग्रीन जीडीपी। तो ग्रीन जीडीपी यानी कि इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट इकोनॉमी पे क्या है, उसको कहा जाता है ग्रीन जीडीपी। उसको मेजर करने की कोशिश दुनिया के अलग अलग देशों में चल रही है। भारत में भी 2009 में भारत सरकार ने ग्रीन जीडीपी कैलकुलेट करने का फैसला किया। उसके लिए कमेटी बनाई गई, पार्था दासगुप्ता कमेटी। 2018 से फिर हम लोग ये इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग ऑन फॉरेस्ट रिपोर्ट करते हैं, जो एक तरीके से ग्रीन जीडीपी की अकाउंटिंग करता है, जिसमें रेगुलेटिंग सर्विसेज, प्रोविजनिंग सर्विसेज का क्या इंपैक्ट है हमारे जीडीपी के ऊपर, वो निकालने की कोशिश की जाती है। और 2025 वाले रिपोर्ट की कुछ हाईलाइट्स पॉइंट्स दे दिए यहाँ पे, और ये भी लिख दिया कि 2025 वाला रिपोर्ट की खासियत ये है कि इट इज़ फुल्ली इन लाइन विथ यूएन सिस्टम ऑन environmental economic account framework। Next topic is about United Nation Environment Program, UNEP's Young Champions of the Earth Prize। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की एक एनुअल प्राइज रहती है जिसका नाम है यंग चैंपियंस ऑफ अर्थ प्राइज। इसमें बेसिकली वो यंगस्टर्स जो 30 साल से कम उम्र के हैं और इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के फील्ड में काम कर रहे हैं, उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है और उनको प्राइज़ दिया जाता है। ये जो प्राइज़ है यूएनईपी यंग चैंपियन ऑफ अर्थ प्राइज़, ये साल 2017 में स्टार्ट किया गया था, लेकिन कुछ सालों के बाद उसको बंद कर दिया गया। इट हैज़ बीन रीलॉन्च्ड इन 2025 बाय यूएनईपी इन एसोसिएशन विथ प्लैनेट ए। प्लैनेट ए एक मीडिया प्लेटफॉर्म है विच टॉक्स अबाउट इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। तो चूँकि 2025 में इसको रीस्टार्ट किया गया है, और आगे मैं आपको बताऊंगा कि 2025 वाले में एक इंडियन इंडिविजुअल को चुना गया है इस प्राइज़ के लिए। इस कारण से आने वाले प्रीलिम्स एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यंग चैंपियनशिप ऑफ अर्थ प्राइज री स्टार्टेड इन 2025, और 2025 के इस प्राइज़ के लिए 3 एंटरप्रेन्योर्स को वर्ल्ड ओवर से चुना गया है। वो 3, एक हैं भारत से, दूसरे यूएस और तीसरे केनिया से। इनका नाम है जिनाली मोदी फ्रॉम इंडिया, यूएस से जोसेफ नागरिथुरु एंड केनिया से नॉमी फ्लोरिया। अब सबका कंट्रीब्यूशन तो याद नहीं कर सकते कि सब क्या क्या करते हैं। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से या मेंस में भी पासिंग रेफरेंस में लिखने के लिए आप याद रखिए कि भारत से जिनाली मोदी को ये जो यंग चैंपियन ऑफ अर्थ प्राइज मिला है, वो इसलिए मिला है बिकॉज शी फाउंडेड अ कंपनी जिसका नाम है बैनोफी लेदर। बैनोफी लेदर असल में रियल लेदर नहीं है, इट इज़ अ लेदर ऑल्टरनेटिव मेड अप ऑफ बनाना क्रॉप वेस्ट। इससे होता क्या है कि एक तो लेदर की डिमांड कम हो जाएगी, अननेसेसरी एनिमल्स की हंटिंग वगैरह नहीं होगी, तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली एक्टिविटी वैसे हुआ। प्लस बनाना क्रॉप वेस्ट को हम लोग अगर जब छोड़ देते हैं एनवायरनमेंट में, तो होता क्या है, उससे टॉक्सिक वेस्ट रिलीज होता है, CO2 इमिशन होता है बिकॉज ऑफ इट्स डिकम्पोजिशन। वाटर को भी वो पॉल्यूट करता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए अगर हम लोग बनाना का ही लेदर ऑल्टरनेटिव क्रिएट करें, जो जिनाली मोदी की ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, तो इट वुड बी सेफ या गुड फॉर द इन्वायरमेंट। इसी कारण से इनको दिया गया है यंग चैंपियंस ऑफ अर्थ प्राइज 2025। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। टाइलेनॉल से रिलेटेड पहला स्टेटमेंट गलत है, इट इज़ फीवर के लिए है ये, या पेन किलर की तरह लिया जा सकता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी तो नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट सही है। अग्नि P मिसाइल, इसका रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है।
मोबाइल लॉन्च फ्रॉम अ रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर, फुल ऑपरेशनल सिनेरियो, ठीक है। FCRA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसको एडमिनिस्टर करती है, तो पहला गलत हो गया। एंड इंडियन सब्सिडरीज फॉर फॉरेन कंपनीज ऑटोमेटिकली क्वालिफाई फॉर FCRA, ये भी गलत है, तो करेक्ट आंसर इज ओनली 2 के वीजा से रिलेटेड दोनों स्टेटमेंट्स सही हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।